हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बच्चा लोग। आरटीपी आ चुकी है जनवरी 2026 की और हम लोग यहाँ पर आ गए हैं। थोड़ा बहुत सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा बहुत तो क्या पूरा ही करेंगे। आरटीपी का फोकस ही ये रहता है कि आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करें अच्छे से, आप अपने रिवीजन को चेक करें अच्छे से। ऑल्दो आरटीपी में ऑलवेज इंस्टीट्यूट टेंड्स टू मिक्स क्वेश्चंस फ्रॉम 2-3 अटेम्प्ट्स। वो क्वेश्चंस उठाती है, पुरानी आरटीपी से उठाती है, कुछ एमटीपी का उधर से पटक के इधर डाल देती है। तो इट्स अ मिक्स ऑफ क्वेश्चंस विच आर ऑलरेडी अवेलेबल आउट देयर बाय द इंस्टीट्यूट। बट कुछ कुछ एक दो क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट यहाँ पर खेलता भी है और आपको हिंट देने की कोशिश करता है कि आप रिवीजन इन टॉपिक्स पे भी करना। तो हम तो एक आधी क्वेश्चन पे ध्यान नहीं देने वाले, हम सब कुछ करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है। सो कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस के लिए ये है आरटीपी जनवरी 2026। एंड बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज सीजे और ये है कानून का जुनून, जो आपके अंदर भी है, मेरे अंदर भी है। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? फटाफट सीए बनते हैं एवरीवन। कम ऑन कम ऑन कम ऑन गाइस। हर एक वीडियो में ये एनर्जी चाहिए, एकदम पॉजिटिव इंटेंट के साथ में। जब भी पढ़ाई करने बैठो यही एनर्जी होनी चाहिए। मैं तो यार ऐसा ही बिलीव करता हूँ। थोड़ा सा क्या पॉजिटिविटी आसपास एनवायरनमेंट में भेजते रहना चाहिए, ठीक है ना। एकदम पॉजिटिव वाइब्स। चलो, ये तो हो गई प्रवचन की बातें, अब मेरी बात सुनो। आरटीपी में जैसे इंस्टीट्यूट बेटा यहाँ पर हर बार कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स को यहाँ पर बताता है, ठीक है। तो जहाँ तक अमेंडमेंट्स की बात है ऑलरेडी कवर्ड है बेटा। सितंबर 2025 अटेम्प्ट में ही ये सारी चीजें ऑलरेडी आ चुकी थी, करेक्ट है। आपके पास में एक अमेंडमेंट था भरपूर वाला, वो था कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया के अंदर। और वहां पर मॉड्यूल के अंदर चेंज किया गया था कि आपका जो रजिस्ट्रार शब्द लिखा गया है ओनली एंड ओनली फॉर सेक्शन 380, यहां पर रजिस्ट्रार को यू हैव टू रीड एज CRC, यानी कि सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर, जो कि गुरुग्राम में अवेलेबल है, ठीक है। सो ये कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया में एक सिंगल अमेंडमेंट तो क्या है सब्स्टिट्यूट किया गया था, है ना। इस चीज को सही किया गया था। ये आपकी बुक के अंदर कुछ ऐसा शब्द लिखा गया है रजिस्ट्रार, करेक्ट है। आपको वहां पर उसको पढ़ना है सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर गुरुग्राम, ठीक है। ये ऑलरेडी हम क्लासेस में भी कवर कर चुके हैं। इसके अलावा कोई मेजर चीज नहीं है जिस पे आपको ध्यान देना है। तो हम लोग यहां पर डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हैं विथ आर क्वेश्चंस एंड आंसर्स। अब यहां पर जैसे कि आप लोगों को पता है केस स्टडी सिनेरियो बेस्ड यहाँ पर एमसीक्यूज आप लोगों से पूछे जाते हैं। डिवीजन ए के अंदर 2 क्वेश्चन रहेंगे केस स्टडीज वाले, दोनों के लगभग कुछ 8 या 9 एमसीक्यूज है। 10 एमसीक्यूज शुरुआत में आरटीपी के अंदर यहाँ पर इंस्टीट्यूट डालता है, उसके बाद में आपके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, ठीक है, हम एक काम करते हैं, पहले हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे अच्छे से, एकदम शानदार तरीके से। मैं यहाँ पर नोट्स लाया हूँ, कुछ नोट्स मैं आपको दिखाते जाऊंगा, जो ओरली करने लायक है हम उनको सॉल्व कर लेंगे। ज्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं है, फिर भी आप लोग कमेंट करके यहाँ पर बताइएगा कितने क्वेश्चंस आपको क्लिक हुए, कहाँ पर आप कंफ्यूज हुए, कहाँ पर आप अटक गए, आप गलत प्रोविजन पे पहुंच गए थे, है ना। तो आप जब भी जैसे भी आपका रिविजन चल रहा हो, आप जिस चैप्टर पे हो, आपको लग रहा है कि यार इस वीडियो को आप पार्क कर सकते हो साइड में, ठीक है, और आप इसको टुकड़ों टुकड़ों में देख सकते हो। एज एंड व्हेन आपका रिवीजन होते जा रहा है वैसे वैसे आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को हटा देते हैं। लेट्स कंप्लीट डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस फर्स्ट, ठीक है, उसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। कम ऑन, चलिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग यहां पर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इन अगस्त 2025 मिस्टर राज, अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट टू ब्राइट रिटेल लिमिटेड, ओके, एक पब्लिक कंपनी है, उसके कंसल्टेंट है मिस्टर राज, एडवाइज द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टू रिवाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। चलो भैया आ जाओ, फटाफट आ जाओ। रिवाइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, भैया मैं तो डायरेक्टली जा रहा हूं अकाउंट्स ऑफ कंपनीज चैप्टर के पास में, चैप्टर नंबर 9 के पास में। आप लोग देख लेना आपका क्या चल रहा है। फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022 एंड 23, after discovering that they did not comply with the certain provisions of the Companies Act relating to the financial reporting, उसका कहना है भैया आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करना है, क्योंकि 2022-23 के लिए, है ना, आपने कुछ ऐसे प्रोविजन है जिनको आपने कंप्लाई नहीं किया है। कब की बात है? अगस्त 2025 की बात है, अगस्त 2025 की बात है, यानी कि ये ईयर 24-25 के अंदर, फाइनेंशियल ईयर के अंदर है। एंड दे वांट टू रीओपन, नॉट 23-24, sorry, not reopen, revise, but he wants to revise 22 and 23, 22 and 23, है ना। ये 2 साल पीछे जा रहे हैं, ठीक है। एग्जामिन द रेफरेंस ऑफ द एप्लीकेबल प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट वेदर ब्राइट रिटेल लिमिटेड कैन डू सो। क्या ब्राइट रिटेल लिमिटेड ऐसा कर सकती है कि नहीं कर सकती? अब मेरी बात सुनो, अगर आपको याद आ रहा हो तो सेक्शन 131 बात करता है वॉलेंट्री रिवीजन बाय द कंपनी।
यहां पर कौन कर रहा है, फाइनेंशियल कंसल्टेंट ही कर रहा है, यानी कि कंपनी खुद करना चाह रही है, करेक्ट है। उसने अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस किया है, अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करना चाह रहे हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बात चल रही है, करेक्ट है, सिंगल डायरेक्टर की बात नहीं चल रही। हम लोग हमेशा बात करते हैं क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, हाँ, अगर अपने खुद के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवाइज करना चाहते हैं तो क्या वो कर सकते हैं। चलो अपन देखते हैं कौन कौन से रीजन है 131 के अंदर। 131 के अंदर हम लोग हमेशा बेटा क्या डिस्कस करते हैं, इधर आओ मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है। 131 बोलता है कि अगर आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपने कंप्लाई नहीं करा है 129 के साथ में, या फिर आपकी जो बोर्ड रिपोर्ट है आपने वो कंप्लाई नहीं किया है 134 के साथ में, इनमें से अगर कोई भी रीजन होता है, एनी वन, तो क्या आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को या फिर बोर्ड रिपोर्ट को, दोनों में से कोई एक चीज आप रिवाइज कर सकते हो। एक काम करें, अपनी 3 स्टार शीट से रिवीजन करें कि अपन फटाफट, इधर आओ, चलो देखते हैं अपने पास में ये कौन सा क्वेश्चन है, ये 11th क्वेश्चन है। आई थिंक मैं स्टार शीट आपके लिए लाया होगा, यस ये अपनी स्टार शीट है, करेक्ट। ये देखो यहां से अपन रिवाइज करते हैं पूरा प्रोविजन, फिर अपन लिखेंगे। देखो यार आरटीपी डिस्कस कर रहे हैं बट पूरा रिवाइज करते करते अपन लोग यहां पर आगे चलेंगे, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट या बोर्ड रिपोर्ट अगर आपने कंप्लाई नहीं किया है, एनी वन कैन बी रिवाइज, कोई भी एक रिवाइज हो सकता है, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बोर्ड रिपोर्ट। ट्रिब्यूनल को अप्लाई कर सकते हो फॉर अप्रूवल इन एनसीएलटी 1 विद इन 14 डेज ऑफ बोर्ड डिसीजन। जब भी बोर्ड डिसीजन लेता है 14 दिनों के अंदर आप ये कर सकते हो। ट्रिब्यूनल क्या करेगा, वो रिप्रेजेंटेशंस के लिए बोलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, आईटी डिपार्टमेंट को, अदर्स जितने भी बॉडीज हैं उनको, ठीक है। ट्रिब्यूनल अप्रूव करेगा, ऑर्डर देगा, कंपनी को जो रिवाइज्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर बोर्ड रिपोर्ट विच एवर मे बी द केस, उसको वो भेजना पड़ेगा ट्रिब्यूनल की सर्टिफाइड कॉपी के साथ में टू आरओसी इन 30 डेज। इस पे हमेशा मैं बोलता हूं एमसीक्यू आने के हमेशा चांसेस रहते हैं। कंडीशंस यहां पर क्या है, हमें तो इस पे ध्यान देना है। कंडीशंस हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, वो ये है कि आप एक बार में एक ही कर पाओगे, या तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कर पाओगे या फिर बोर्ड रिपोर्ट कर पाओगे। दूसरी चीज, आप पिछले 3 सालों तक ही जा सकते हो, पिछले 3 सालों तक ही आप जा सकते हो, उससे पहले आप रिवाइज नहीं कर सकते हो। तीसरी चीज, तीनों में से कोई भी एक साल उठाना, एक साल में आप एक बार ही एप्लीकेशन दे सकते हो फॉर वन थिंग, फॉर 1 ईयर बेसिकली, ठीक है। इसको मैं आपको बताता हूं, देखो हम कैसे याद करते हैं। इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स, 3 में से कोई भी एक का आप एप्लीकेशन दे सकते हो। नॉट मोर देन वंस इन अ फाइनेंशियल ईयर, आप एक साल में एक ही एप्लीकेशन उसी साल के लिए दे पाओगे, ठीक है। इसलिए लिखा है एक फाइनेंशियल ईयर का एक साल में एक बार, और आपको डिस्क्लोजर करना पड़ेगा प्रॉपर बोर्ड रिपोर्ट के अंदर, ठीक है। चलो तो अपन देखते हैं अब अपना क्वेश्चन क्या बोल रहा है भैया। क्वेश्चन बोल रहा है क्या वो ऐसा कर सकते हैं। देखो मेरे ख्याल से सिंपल है, आप बिल्कुल ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपको जस्ट फॉलो करना है, यू हैव टू फॉलो सेक्शन 131, आपको 131 फॉलो करना है, ठीक है। और आपको सारे जो भी प्रोविजंस की बात है वो आपको यहां पर फॉलो करनी है। सो हम यहां पर क्या क्या चीजें लिखेंगे, देखो हमारे पॉइंट्स क्या क्या रहेंगे बेटा। यहां पर पहला 131 को आपको फॉलो करना है, क्या करना है, ओनली प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स 2022-23, यस ये उस कैटेगरी में फॉल हो रहा है। ये तो जा सकते हैं ना, ये तो 1 साल है, ये 2 साल है, अभी तो और 3, 4 और 5 साल इनके 3 साल है उनके पास में, करेक्ट। एक और साल आ सकता है, वो 21-22 तक रिवाइज कर सकते हैं, और वो तो 22-23 ही करना चाह रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उनको ट्रिब्यूनल की परमिशन रहनी पड़ेगी, वो हमने बात कर ली है 14 डेज वाली, और उनको 30 डेज में भेजना पड़ेगा, करेक्ट है। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ ट्रिब्यूनल की कॉपी, जब से आई है आपको आरओसी को यहां पर बताना पड़ेगा, आपके लोकल पापा को बताना पड़ेगा, करेक्ट है। ये आप सारी चीजें फॉलो कर लो तो आपका काम हो जाएगा। ये बहुत ही छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 12 के पास में। देखना, ग्लोरिया टेक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड इज इंगेज्ड इन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स प्राइमरीली फॉर स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस, ठीक है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, हमेशा पढ़ लिया करो। द कंपनी नाउ प्लान्स टू एक्सपैंड इट्स ऑपरेशन को एक्सपैंड करना चाहते हैं, टू प्रोवाइड एडवांस्ड एंटरप्राइजेस सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस उनको और देना है। किसको? बड़ी कंपनीज को। अभी तक वो छोटे छोटे एमएसएमईज को दे रहे थे, अब उनको बड़ी कंपनीज को देना है। फॉर दिस एक्सपेंशन उनको फंड्स चाहिए 650 लाख रुपए। प्रमोटर जो है वो प्रीफर कर रहे हैं कि यार कंट्रोल हमारे पास में रहना चाहिए, और वो अपनी कंपनी को पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट करना नहीं चाहते, वो प्राइवेट कंपनी ही रखना चाहते हैं और फंड्स को रेज करना चाहते हैं। तो ये जो प्राइवेट कंपनी है वो पहले इनिशियली राइट इशू करने का सोच रही थी, यानी कि अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही वो शेयर्स इशू करने का सोच रही है, बट सक्सीडेड इन जनरेटिंग ओनली 150 लाख। तो उन्होंने वो किया, उनको 150 लाख ही मिला, 650 लाख चाहिए, मतलब उनको 500 लाख और चाहिए।
एडिशनली बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, थोड़े से हेजिडेंट थे, वो नहीं दे रहे थे, बराबर है। तो विद रेफरेंस टू द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट, एडवाइज वेदर ग्लोरिया टेक सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कैन रेज एडिशनल फंड्स थ्रू अ प्राइवेट प्लेसमेंट, स्टेट एनी लिमिट्स ऑन द कंपनी ऑफ फ्रेश ऑफर। भैया उन्होंने डायरेक्टली आप लोगों से पूछ लिया है कि आप प्राइवेट प्लेसमेंट के बारे में बताइए, क्या प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू कंपनी ऐसा कर सकती है कि नहीं कर सकती है? द आंसर इज वेरी सिंपल, यू आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और यू आर अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, करेक्ट। आप दोनों के पास में प्राइवेट प्लेसमेंट का तो ऑप्शन हमेशा रहता ही है, करेक्ट है। प्राइवेट कंपनी के पास में पब्लिक ऑफर का ऑप्शन नहीं रहता है, बट प्राइवेट प्लेसमेंट का ऑप्शन तो दोनों के पास में है। और मैं वापस से जा रहा हूं सेक्शन 42 के पास में मैं जाऊंगा और यहां पर मैं कवरेज लेके आऊंगा प्राइवेट प्लेसमेंट का। तो आओ अपन एक बार देखते हैं, ठीक है, अपने पास में क्या है। देखो प्राइवेट प्लेसमेंट क्या लिखा है, देखो हम रिवाइज करेंगे पूरा। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी ऑफर कर सकती है स्पेसिफाइड या आइडेंटिफाइड पर्संस को टू सब्सक्राइब सिक्योरिटी। बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा पहले, बोर्ड आइडेंटिफाई करेगी उन लोगों को आइडेंटिफाई करेगी, करेक्ट है, जिनसे उनको पैसा लेना है। स्पेशल रिजोल्यूशन, यहां पर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर की परमिशन हम लोगों को यहां पर लेनी पड़ेगी, करेक्ट है। अब सुनना, आपके पास में जो ऑब्वियसली ऑफर लेटर है, इसको क्या बोला जाता है? पीपीओएल बोला जाता है। पास 5 के अंदर जाता है, वहां पर नाम वाम आप लिखते हो, कितने 30 दिनों के अंदर अंदर आपको स्पेसिफाइड पर्संस का नाम मेंशन करना पड़ता है, जो आपका पीपीओएल PS4 के अंदर जाता है। बेसिकली आपका जो पीपीओएल है, करेक्ट है, वो PS4 के अंदर जाएगा। स्पेसिफाइड पर्संस के जो नाम है वो आपको रिकॉर्ड करने पड़ेंगे विद इन 30 डेज, ओके। जो पर्संस है वो अप्लाई करेंगे, करेक्ट है, एप्लीकेशन मनी के साथ में। कंपनी उनको अलॉट करेगी 60 दिनों के अंदर अंदर। इंपॉर्टेंट चीज, ये टाइम लिमिट हमसे पूछी गई है, 60 दिन के अंदर अंदर आपको अलॉटमेंट करना है। नहीं कर पाए तो 15 दिन के अंदर रिफंड करना, वो भी नहीं कर पाए तो 12% आपको लगेगा। लेकिन यहां पर 61st डे से आपको 12% का इंटरेस्ट यहां पर लगना स्टार्ट हो जाएगा, करेक्ट है। इसका एक रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट जाता है पास 3 के अंदर, जो आप आरओसी को भेजना है आपको 15 दिन के अलॉटमेंट के अंदर अंदर। अब मेरी बात सुनो, मेन चीज क्या है, मैं अभी रिवाइज करवा देता हूं। आगे 15th क्वेश्चन भी प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर ही है, इसलिए मैं अभी आपको बता देता हूं कितने पर्संस को आप प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकते हो। इस बात का ध्यान रखो, आप 200 लोगों को ही एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर कर सकते हो, बट ये 200 लोगों की जो लिमिट है बच्चा, दिस इज पर फाइनेंशियल ईयर एंड पर सिक्योरिटी। दिस इज इंडिविजुअल लिमिट फॉर लाइक ईच सिक्योरिटी। इक्विटी के लिए अलग है, प्रेफरेंस के लिए अलग है, डिबेंचर्स के अलग है, और इन 200 की क्वांटिटी के अंदर हम लोग क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स को, रिसॉप्स को काउंट नहीं करते हैं। एंड ऑब्वियसली दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू एनबीएफसी एंड एचएफसीज, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज और एनबीएफसी को ये एप्लीकेबल नहीं है। सर यहां पर क्या प्रिस्क्राइब किया गया है? 50, एक्ट बोलता है 50, लेकिन यहां पर 200 की लिमिट हम लोगों के पास में दी गई है, ठीक है। प्राइवेट प्लेसमेंट की मैं टाइमलाइन भी आप लोगों के लिए लाया हूं, ये देख लो आप। सबसे पहले क्या होता है? बोर्ड रिजोल्यूशन पास होता है, स्पेशल रिजोल्यूशन पास होता है। PS5 के अंदर हम लोग उनके नाम की एंट्री करते हैं जिनको हमने आइडेंटिफाई किया। 30 दिनों के अंदर अंदर PS4 के अंदर पीपीओएल दे दिया जाता है, करेक्ट है। एप्लीकेशन मनी हमारे पास में आती है, 60 दिनों के अंदर हमको अलॉटमेंट करना है, 15 दिनों के अंदर हमको रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट देना है। अलॉटमेंट अगर हमारे पास में 15 दिन में नहीं होता है तो फिर हमें रिफंड करना पड़ेगा पैसा, और अगर हम रिफंड भी नहीं करते हैं तो 12% हमको देना पड़ेगा फ्रॉम द 61st डे। ये पूरी की पूरी प्राइवेट प्लेसमेंट की शीट है, यहाँ पर ये आप लोगों के सामने मैंने रख दी है। इसी के हिसाब से आपका आंसर बनेगा, बस आपको यही लिख के आना है, पूरा आंसर आप लोगों को लिख के आना है, ठीक है। नाउ बात चलती है कि कंपनी यहाँ पर ऑलरेडी क्या कर चुकी है। यहाँ पर कंपनी ऑलरेडी प्राइवेट प्लेसमेंट इशू के आफ्टर द अलॉटमेंट ऑफ राइट इशू कर रही है। 150 लाख रुपए का जो है वो ऑलरेडी कर चुकी है, करेक्ट है। उनको ध्यान रखना है कि वो 200 मेंबर से ही पैसा ले सकते हैं, 200 मेंबर से ही पैसा ले सकते हैं, उनको इस बात का ध्यान रखना है। बट मैं आपको एक अच्छी चीज बताना चाहता हूं, इसलिए मैं ये शीट यहां पर लाया हूं। इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स जो मैं 42 के लिए पढ़ाता हूं आपको क्लास के अंदर, मैं एज इट इज वही शीट लाया हूं। और अगर आप लोगों को याद आ रहा हो तो मैं आपको ये वाले पॉइंट के ऊपर नजर यहां पर आप लोगों की लाना चाहूंगा। अगर आपका ऑलरेडी कोई अलॉटमेंट है जो कि पेंडिंग है, या तो विड्रॉ नहीं हुआ है, अलॉटमेंट खत्म नहीं हुआ है, पुराना आपका कोई भी अलॉटमेंट अगर पेंडिंग है तो आप नया फ्रेश ऑफर नहीं कर सकते हो। यह बात बताने के लिए इन्होंने क्वेश्चन में लिख रखा है कि हमने 150 लाख रुपए का कर रखा है और खत्म हो चुका है। देखो, नो फर्दर अलॉटमेंट इफ एनी प्रीवियस अलॉटमेंट इज पेंडिंग
और नॉट विदड्रॉन विथ रिस्पेक्ट टू सेम और डिफरेंट काइंड ऑफ सिक्योरिटीज, चाहे सेम हो चाहे डिफरेंट हो, हमें फर्क नहीं पड़ता। एंड इफ डन देन इट विल डीम टू बी पब्लिक ऑफर। बट हमारे वाले केस में ऐसी कोई इंफॉर्मेशन हमको नहीं दी गई है, इसलिए हमको कोई दिक्कत भी नहीं है। यहां पर हम लोग बोलेंगे कि यस इट इज अलाउड, यस ग्लोरिया कैन डू सो, ग्लोरिया कैन डू सो। उसको बस किस चीज का ध्यान रखना है, अप टू 200 मैक्सिमम, ये लिमिट आपको ध्यान रखना है। और जो जो प्रोविजंस मैंने आप लोगों को बताए हैं वो आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। आना सिल्वर लाइन अप्लायंसेस लिमिटेड, सिल्वर लाइन अप्लायंसेस लिमिटेड इज engaged in the business of manufacturing high quality kitchen appliances. They have a significant market presence for their products across India. Company appointed statutory auditors 2023-24 के लिए उन्होंने अपॉइंट किया। Engagement letter with auditors included a clause stating that the remuneration would be mutually decided. सुनो ना बच्चा, मैं जल्दी कर रहा हूं, तुम लोग जल्दी मत करना। ये आपके राइट टू रेम्यूनरेशन के ऊपर क्वेश्चन है। ऑडिटर को रेम्यूनरेशन मिलना चाहिए, किसके हिसाब से मिलता है, जो आपका इंगेजमेंट लेटर है उसके हिसाब से मिलता है। बट मेरी बात सुनो, अगर इंगेजमेंट लेटर में ही ऐसा लिखा हो कि म्यूचुअली डिसाइड किया जाएगा बाद में, तो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। डायरेक्टर्स ने अप्रोच किया है, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर से रिलेटेड आप हमको बातें बताइए। भैया कोई दिक्कत की बात नहीं है, रेम्यूनरेशन लेना ऑडिटर्स का हक है, राइट में आता है पॉइंट नंबर 1। इट इज देयर राइट टू रिसीव रेम्यूनरेशन, पॉइंट नंबर 1 करेक्ट है। इस 142 के हिसाब से सबसे पहली बात है रेम्यूनरेशन कौन फिक्स करता है, ये बात भी आप लोगों को यहां पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो आपके जो फर्स्ट ऑडिटर्स होते हैं, फर्स्ट ऑडिटर्स का रेम्यूनरेशन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करते हैं, और जितने भी आपके सब्सिक्वेंट ऑडिटर्स आते हैं बच्चा, उनके लिए जनरल मीटिंग के अंदर डिसाइड किया जाता है। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी है। जनरल मीटिंग के अंदर जो हमारे मेंबर्स हैं वो ये काम डेलीगेट कर सकते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोल सकते हैं कि आप ही डिसाइड कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। अब रेम्यूनरेशन के अंदर क्या आता है और क्या नहीं आता है। रेम्यूनरेशन के अंदर ऑडिट फीस आती है, करेक्ट, हम लोगों को पता है। ऑडिट फीस के साथ में वो सारे एक्सपेंसेस आते हैं जो ऑडिटर ने इन कनेक्शन टू ऑडिट किया है। इन कनेक्शन टू ऑडिट जो भी खर्चे उसने अपने आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस करे हैं वो उनको अलग से मिलेंगे, बराबर है। वो आप रेम्यूनरेशन के अंदर इंक्लूड करके देते हैं, ठीक है। अगर रेम्यूनरेशन में ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो आपको अलग से कोई रिइंबर्समेंट नहीं मिलेगा, इस बात की भी क्लैरिटी हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर रखी है। इसके अलावा अगर और भी कोई फैसिलिटी एक्सटेंड की गई है तो वो भी यहां पर इंक्लूडेड होती है। लेकिन क्या इंक्लूडेड नहीं होता है बेटा, वो आपका 4th पॉइंट है। जो इंक्लूडेड नहीं है बेटा, हाँ, वो है अदर प्रोफेशनल सर्विसेज, मतलब अदर सर्विसेज। अगर ऑडिटर ने और कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी है तो बेटा उसका पैसा अलग से मिलेगा, उसको आप इस रेम्यूनरेशन के अंदर मत घुसाना, ठीक है। तो अगर यहां पर एंगेजमेंट लेटर के अंदर रेम्यूनरेशन डिसाइड नहीं किया गया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे भी उसको डिटरमाइन किया जा सकता है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो अपन देख लेते हैं, अगर अपने पास में क्या है, राइट टू रेम्यूनरेशन का ये पेज है, आप लोग इससे रिवाइज कर सकते हो, मैंने सारी चीजें यहां पर डाल रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 14th क्या है भैया, फॉरेन कंपनी टर्म को आप डिफाइन करिए। अरे यार फॉरेन कंपनी टर्म, ठीक है चलो। बेस्ड ऑन द डेफिनेशन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज वुड बी कैटेगराइज्ड एज अ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन आपकी 242 के अंदर दे रखी है। हमारे पास में हमेशा से 2 कंडीशंस बेटा यहां पर आती है। एक तो आप कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो, करेक्ट है, दिख नहीं रहा है आपको, हाँ अब दिखेगा। कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो, करेक्ट है, और आपका प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो इंडिया के अंदर हो, तभी हम आपको फॉरेन कंपनी मानेंगे। ओके, सबसे पहली चीज, हाँ इसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं कि आपका प्रेजेंस इंडिया के अंदर कैसे है, करेक्ट है। तो इंडिया के अंदर प्रेजेंस के लिए बेटा इलेक्ट्रॉनिकली हो सकता है, फिजिकली हो सकता है, दोनों बातें हैं, करेक्ट है। एजेंट के थ्रू भी हो सकता है और कंपनी खुद भी हो सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, राइट। अब मेरी बात सुनो, इसमें 2 कंडीशंस के साथ में तीसरी कंडीशन हम लोग यहां पर पढ़ते हैं, एंड कंडक्ट्स बिजनेस इन इंडिया, एंड कंडक्ट्स बिजनेस इन इंडिया, करेक्ट है। चलो तो अब अपन देखते हैं, सबसे पहला प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन जर्मनी है, रजिस्टर्ड ऑफिस जर्मनी के अंदर है, बराबर है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है, डेवलप्ड सॉफ्टवेयर फॉर अ क्लिनिक इन दिल्ली, सर्वर्स लोकेटेड इन जर्मनी। मुझे एक बात बताओ, क्या हमको कोई फर्क पड़ता है? हाँ, इररिलेवेंट। क्या इररिलेवेंट? भैया सर्वर्स आपके इंडिया में हो, हमने ये रूल नंबर 3 के अंदर पढ़ा है बेटा।
हम लोगों ने देखा ये जो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जो प्रेजेंस होता है ना, हमने एक चीज वहां पर पढ़ी है कि सर्वर इंडिया में हो या कहीं पर भी हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन इज इममटेरियल, ओके। बट हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि दो कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड इन जर्मनी, हाँ, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस भी बाहर है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो बिजनेस कर रहा है इंडिया के अंदर, वो भी इलेक्ट्रॉनिकली कर रहा है। इसीलिए मैं इसको बोलूंगा यस अ फॉरेन कंपनी, यस अ फॉरेन कंपनी, ठीक है। चलो, कनाडा के अंदर प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, ठीक है, तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया हो गया, रजिस्टर्ड ऑफिस भी इसका बाहर है। अब देखो, नो ब्रांच और प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया बट हैज एजेंट्स ऑपरेटिंग इन इंडिया। देखो, उन्होंने पहले ही बोल दिया कंपनी इज ऑपरेटिंग थ्रू एजेंट्स इन इंडिया, एजेंट्स के थ्रू वो ऑपरेट कर रही है, बट उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि हमारा कोई भी प्लेस ऑफ बिजनेस यहां पर नहीं है। मेरी बात सुनो, हमने हमेशा एजेंट के बारे में ये बात पढ़ी थी, एजेंट के बारे में हमने बात पढ़ी थी कि जब भी क्वेश्चन ने एक्सप्लिसिटली ये बोल रखा है कि हमारे एजेंट्स हैं बट हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर नहीं है, अगर एक्सप्लिसिटली यहां पर क्वेश्चन ने बोल दिया है, देन इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी। वरना अगर कुछ भी नहीं दिया गया है तो हम ये हमेशा बाय डिफॉल्ट अज्यूम करते हैं कि आपके एजेंट्स हैं, मतलब आप यहां पर काम कर रहे हो। बट अगर क्वेश्चन ने बोल दिया है हमारी, देखो, ब्रांच मतलब आपका प्रेजेंस इंडिया के अंदर है, ब्रांच को हमेशा हम प्लेस ऑफ बिजनेस ही मानते हैं। ब्रांच इज एन एक्सटेंशन ऑफ द कंपनीज इमेज, कंपनीज प्रेजेंस एक्चुअली, हाँ। तो इसीलिए हम यहां पर बोल देंगे कि आपकी ना ब्रांच है ना प्लेस ऑफ बिजनेस है, भले ही आपके एजेंट भी है तो भी नो, इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी, क्योंकि क्वेश्चन ने हमको एक्सप्लिसिटली यहां पर बता दिया है, ठीक। ऑस्ट्रेलिया में प्लेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन है और ऑस्ट्रेलिया में ही उनका रजिस्टर्ड ऑफिस है, रजिस्टर्ड प्लेस है। बोर्ड मीटिंग्स के लिए वो इंडिया आते हैं। देखो, ये हमने भी डिस्कस कर रखा है, जस्ट बिकॉज आप इंडिया में ट्रैवल करके आ रहे हो, आप बोर्ड मीटिंग कर रहे हो, अपने मेंबर्स को खिला रहे हो पिला रहे हो, इंडिया में आकर आप ट्रिप कर रहे हो, बोर्ड मीटिंग कर रहे हो, उसकी वजह से हम आपको फॉरेन कंपनी मानेंगे क्या? नहीं, नहीं, बोर्ड मीटिंग्स के लिए इंडिया आना नहीं, इट इज नॉट अ फॉरेन कंपनी। सुपर, ठीक है। मियर होल्डिंग ऑफ मीटिंग्स डज नॉट डू नॉट मीन दैट यू नो लाइक आपका प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया के अंदर है। चलो आगे चलते हैं। देवर्षि लिमिटेड मेड अ प्राइवेट प्लेसमेंट, देखो ये भी प्राइवेट प्लेसमेंट के ऊपर है, ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 23-24 बाय ऑफरिंग इट्स एज फॉलोज। इक्विटी शेयर उसने करे, नंबर ऑफ पर्सन्स टू हुम सिक्योरिटीज ऑफर्ड, देखो भैया कितने लोगों को करा उसने, 210 को। डिबेंचर्स करा 50 को। आउट ऑफ सच 210 160 persons, 20 persons are offered shares under employees stock option, ठीक है, and 50 such debentures were secured against an immovable property of the company for which charge holders registered the charge on payment of fees to the registrar। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? As per the provision of the Companies Act, determine the maximum number of person to whom Devarshi Limited could have offered its securities under private placement during the financial year 23-24। देखो भैया, हम प्राइवेट प्लेसमेंट ऊपर ऑलरेडी देख कर आ चुके हैं, मैंने आपको नंबर ऑफ लिमिट्स भी ऑलरेडी वहां पर मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी थी, बराबर है। आप लोग ध्यान रखना, ये पब्लिक कंपनी है और हमने देख लिया कि पब्लिक कंपनी भी प्राइवेट प्लेसमेंट भली बाती अच्छे तरीके से कर सकती है, बराबर है। बट हम जाएंगे 200, और 200 किसके लिए बेटा? 200 मैक्सिमम लिमिट है पर फाइनेंशियल ईयर एंड पर सिक्योरिटी, ठीक है। हम इसमें किसको काउंट नहीं करते? हम लोग QIBs को काउंट नहीं करते और हम लोग ESOPs को भी यहां पर काउंट नहीं करते हैं, करेक्ट है, ये बात हमको ऑलरेडी पता है, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, अब मेरी बात सुनो, यहां पर क्या हो रहा है? हाँ, 210 है, उसमें से कितने लोग बेटा? 20%, 20 आपके हिसाब से हम उनको कंसिडर नहीं करेंगे। आप आ गए हो 190 पर। क्या 190 में आपको कोई दिक्कत हो रही है क्या? हाँ, नहीं हो रही है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है? डिटरमाइन द मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन्स टू हुम देवर्षि लिमिटेड कुड हैव ऑफर्ड इट्स सिक्योरिटीज अंडर प्राइवेट प्लेसमेंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24, बराबर है। वो यहां पर +10 और कर सकती है, 10 इक्विटी शेयर्स को वो और ऑफर कर सकते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि अभी वो 190 पर ही खड़े हुए हैं। अब देखो, लिमिट होती है पर सिक्योरिटी की, तो 200 इक्विटी शेयर्स हो गए। अच्छा, अब डिबेंचर्स के लिए भी मेरे पास में 200 है,
50 कर चुके हैं, तो मेरे पास में 150 का गैप और है, मैं इतने को और ऑफर कर सकता हूं। वेरी सिंपल, खत्म, कहानी खत्म। चलो ठीक है, आ जाओ 16th बेटा, आ जाओ। चमन प्राइवेट लिमिटेड, वाह 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 वाह, ऑन 3rd April 2024 obtained 30 lakhs working capital loan by offering stocks and account receivable as security from a financial institution। बहुत बढ़िया भाई साहब, जरा आप ध्यान देंगे किस चीज को यहां पर गिरवी रखा गया है। अरे किस चीज को गिरवी रखा गया है? ये एक करंट एसेट्स को गिरवी रखा गया है, बिल्स रिसीवेबल को, स्टॉक को। करंट एसेट के ऊपर जो चार्ज क्रिएट होता है वो एक तरीके से हमारा फ्लोटिंग चार्ज होता है। अरे अपन तो बातें कर रहे हैं, बस अपन यहां पर अपना डिस्कशन करते जा रहे हैं धीरे धीरे, है ना। डेट हमारे पास में है 3rd April 2024। कितना अमाउंट है बेटा? 30 लाख रुपए का अमाउंट है। देख लो भैया, सब चीज लिखते जाओ। हाँ, वर्किंग कैपिटल लोन है, बाद में लोचा नहीं चाहिए अपन को नीचे जाके, है ना। आ जाओ। इज इट रिक्वायर्ड टू क्रिएट चार्ज फॉर वर्किंग कैपिटल लोन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कंपनीज एक्ट? वो हमसे पूछ रहे हैं, क्या फ्लोटिंग चार्ज को भी रजिस्टर करना पड़ता है क्या? दूसरा, स्टेट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू एक्सटेंशन ऑफ टाइम एंड प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इन केस ऑफ अबाउ चार्ज was not registered within 30 days of its creation। चलो भैया, हमसे डायरेक्टली उन्होंने बहुत सारी चीजें पूछ ली है। मेरी बात सुनो, इसको ना मैं डायरेक्टली आपको ना ले जाता हूं। देखो इधर आओ, अगर चार्ज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको नहीं लगता आपको सेक्शन 77 को यहां पर फोकस में लाना पड़ेगा और साथ में जो 16th क्लॉज में जो डेफिनेशन दे रखी है आपको उसको भी बताना पड़ेगा। हाँ, पहले तो आप यहां से अच्छे से बताओ बेटा कि आपके हिसाब से चार्ज क्या है, बराबर है। पहले आपको अच्छे से बताना है कि चार्ज, व्हाट इज चार्ज? व्हेन अ कंपनी या अंडरटेकिंग या दोनों मिलकर मनी बोरो करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या बैंक से, अग्री करते हैं टू ऑफर इट्स प्रॉपर्टी और एसेट्स, चाहे टेंजिबल हो, इंटेंजिबल हो, मूवेबल हो, इमूवेबल हो, करेक्ट, इंडिया में हो, आउटसाइड इंडिया में हो, शर्त क्या है? एज अ सिक्योरिटी, देन अ चार्ज इज क्रिएटेड ऑन द असेट्स इन द फेवर ऑफ द चार्ज होल्डर, यानी कि लेंडर। इसके अंदर मॉर्गेज, प्लेज, हाइपोथिकेशन सब कुछ आता है। सबसे पहले तो हमको ये डेफिनेशन लिख के जाना है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या उनको आपका जो फ्लोटिंग चार्ज है, करंट एसेट्स है, वो इनके अंदर आ गए ना? इनके अंदर तो आ गए ना, सारे एसेट्स आ गए। तो क्या आपका पहला क्वेश्चन क्या है? क्या उसको यहां पर रजिस्टर करना पड़ेगा? द आंसर इज यस। 216 में डेफिनेशन लिख के आना। अब यहां पर सेक्शन 77 को अपन फोकस में लाएंगे। क्या पूछा इन्होंने? स्टेट द प्रोविजंस रिलेटिंग टू एक्सटेंशन ऑफ टाइम एंड प्रोसीजर्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ चार्ज इन केस ऑफ अबाउट चार्ज वाज नॉट रजिस्टर्ड विद इन 30 डेज। चलो आ जाओ भैया, मुझे एक बात बताओ, नीचे लिख रखा है हमने रजिस्टर द चार्ज कंपल्सरीली विद आरओसी, ये बात तो हो गई, ठीक है। कौन करेगा भैया? प्राइमरीली ड्यूटी किसकी है? कंपनी की ड्यूटी है टू रजिस्टर द चार्ज, करेक्ट। अगर 77 क्या बोलता है? 30 डेज के अंदर आपको करना है प्रिस्क्राइब्ड फीस के साथ में। चलो सर, अगर हम 30 डेज के अंदर नहीं कर पाते हैं तो हम क्या करेंगे? चलो एक्सटेंशन ऑफ टाइम की हम लोग यहां पर बात कर लेते हैं। देखो आओ इधर आओ, आ जाओ। देखो, आपको 30 डेज के अंदर अंदर चार्ज को यहां पर रजिस्टर करना है, करेक्ट है। 77 बोलता है कि अगर 30 डेज के अंदर आपने चार्ज यहां पर रजिस्टर नहीं किया, ठीक है, तो फिर आपको हम यहां पर थोड़ी सी और मोहलत दे सकते हैं। कितनी मोहलत हम लोग आपको दे सकते हैं? ठीक है, अनादर 30 डेज, मतलब कि टोटल 60 डेज हो गए, करेक्ट है। सर हम तो फिर भी नहीं कर पाए, हाँ, तो सर ये वाली चीज तो आपको एडिशनल फीस पे अलाउड कर दी जाएगी। बट अगर आप इसके बाद में भी नहीं कर पाते हो, तो हम आपको 60 डेज का टाइम और दे देंगे। यस और नॉट? हम आपको 60 डेज का टाइम और दे देंगे और आपको इस तरीके से टोटल मैक्सिमम 120 डेज के साथ में करना पड़ेगा। बट ये वाला जो 60 डेज है बेटा, ये एड वोलरम जाता है। एड वोलरम यानी कि एडिशनल परसेंटेज के हिसाब से जितना अमाउंट होता है उसके हिसाब से आपको फीस देनी पड़ेगी। ये वाला काम आपका प्रिस्क्राइब्ड फीस में हो जाता, ये वाला काम आपका एडिशनल फीस के साथ में होगा। इसमें भी नहीं करोगे तो फिर हमको एड वोलरम फीस यहां पर चार्ज करनी पड़ेगी। चलिए मैं एक काम करता हूं, मैं आपको डायरेक्टली दिखाता हूं नोट्स में से, तो आपको थोड़ा और आइडिया लग जाएगा। आई थिंक दिस इज इट, यस ये रहा, ये हमारी शीट थी, ठीक है। हम लोग 3 स्टार शीट में ऐसे ही लिखते हैं क्लासेस के अंदर, ऐसे ही मजे करते हैं, ऐसे ही रिविजन करते हैं, ठीक है। ये देखो भैया, एक्सटेंशन ऑफ टाइम फॉर रजिस्ट्रेशन, ओरिजिनल टाइम 30 डेज ऑफ क्रिएशन विद नॉर्मल फीस,
नेक्स्ट 30 डेज विद एडिशनल फीस, नेक्स्ट 60 डेज विद एड वैलोरम फीस, रीजंस के साथ में आप लोगों को प्रोसीजर बताना पड़ेगा। ये मैंने टाइमलाइन बना रखी है, आप लोग टाइमलाइन देख सकते हैं, अगर आप लोग को बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। सो वेरी सिंपल, ये आपका काम यहाँ पर खत्म होता है। चलो अब अगला क्वेश्चन हमारे पास में है LLP। कम ऑन गाइस, LLP पे आ जाओ। रमन सीठा एंड मोहन, रमन सीठा एंड मोहन भैया क्या कर रहे हैं ये लोग? पार्टनर्स है LLP के अंदर, कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहे हैं। LLP अग्रीमेंट के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉसेस आर शेयर्ड इक्वली। LLP अग्रीमेंट के हिसाब से, मतलब मैं लिख देता हूं यहां पर LLPA, बहुत ही बढ़िया LLP अग्रीमेंट। रमन रिक्वायरिंग फंड्स फॉर पर्सनल पर्पसेस ट्रांसफर्स 40% ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट टू फ्रेंड अर्जुन। देखो भैया ट्रांसफर हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है भैया, ट्रांसफर कौन है भैया? किसको किया गया है? अर्जुन। किसने ट्रांसफर किया है? रमन। क्या ट्रांसफर किया है? 40% ऑफ हिज शेयर ऑफ हिज प्रॉफिट। आफ्टर द ट्रांसफर अर्जुन क्लेम्स दैट ही इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। सिंस रमन हैज ट्रांसफर्ड पार्ट ऑफ हिज राइट्स, he is deemed to be disassociated as a partner of the LLP. Oh, you are required to advise with reference to LLP Act whether Raman's partial transfer of rights will lead to disassociation or dissolution of LLP. क्या भैया थोड़ा सा पार्शियल राइट्स ट्रांसफर करने से क्या ऐसा हो जाता है क्या? देखो अभी ऊपर प्राइवेट प्लेसमेंट देख के आए हो ना आप 42 के अंदर, ये LLP का 42 है। ये LLP का सेक्शन 42 है ना। वेदर अर्जुन इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ RSM कंपनी और नॉट। यार अपन कितनी बार देख के आ चुके हैं यार, कितनी बार देख के आ चुके हैं। 3 पॉइंट यहां पर आते हैं। देखो सबसे पहला पॉइंट, मेरी बात सुनो, सबसे पहला मेरा पॉइंट बात सुनना। सेक्शन 42 ऑफ LLP एक्ट करेक्ट है। देखो क्या एक पार्टनर का राइट है टू ट्रांसफर हिज शेयर? हाँ, द आंसर इज यस, वो बिल्कुल ऐसा कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इधर पूरी तरीके से या फिर जितना भी उसको करना है वो कर सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, दूसरी बात पर सबसे इंपॉर्टेंट बात, हाँ आप जब भी कर रहे हो ऑब्वियसली आपको यहां पर सारे पार्टनर से बात करनी पड़ेगी। अब मेरी बात सुनो, ट्रांसफर ऑफ एनी राइट, क्या उसका ये मतलब है हाँ कि आपका फर्म डिसॉल्व हो जाएगा या फिर आप डिसएसोसिएट हो जाओगे? नहीं, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है, उसका ये इंपैक्ट बिल्कुल भी नहीं है। ना तो LLP डिसॉल्व होगी, वाइंड अप होगी, ना आप डिसएसोसिएट होंगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, पॉइंट नंबर 3, क्या ट्रांसफर करने की वजह से, देखो एक ट्रांसफरर होता है, ट्रांसफरी होता है, पार्टनर एक अलग चीज है बेटा, है ना। ये हम पार्टनरशिप में भी पढ़ते आते थे फाउंडेशन में, और LLP के अंदर भी हम सेम बात पढ़ रहे हैं। ट्रांसफर ऑफ राइट होने की वजह से डज नॉट बाय इटसेल्फ मींस दैट जो नया पर्सन है इज एंटाइटल्ड, यानी कि जो ट्रांसफरी है, ट्रांसफरी इज नॉट इक्वल्स टू पार्टनर, है ना। ट्रांसफरी बोलो या फिर आप उसको असाइनी बोलो, नहीं भैया। क्या उसको मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने की पावर मिलती है? बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। वो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। ओके, तो इन दोनों का आंसर हमारे पास में है। तो क्या लिखेंगे हम? वेदर रमन्स पार्शियल ट्रांसफर ऑफ राइट्स विल लीड टू डिसएसोसिएशन? नो। वेदर अर्जुन इज एंटाइटल्ड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट? नो। क्लियर, बस तो ये आपका आंसर बन गया। सेक्शन 42 आपको लिख के आना है, बस दैट्स इट, सिंपल सी बात है। ठीक है, ओके चलो आगे चले अपन लोग। कम ऑन, अब मेरी बात सुनना। जनरल क्लॉजेस एक्ट, आ जाओ इसके ऊपर आ जाते हैं। ABC फाउंडेशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वॉज रजिस्टर्ड इन द ईयर 2003। फाउंडेशन NPO, सेक्शन 25 1956 एक्ट के अंदर सेक्शन 25 बोला जाता था, क्लास में हमेशा बताता हूं मैं, और अभी 2013 में सेक्शन 8 बोला गया है उसको। एज पर सेक्शन 218AA ऑफ इनकम टैक्स, companies considered to be one in which the public are substantially interested if it is registered under section 25 of the Companies Act 1956। आफ्टर ऐसा लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। मेरी बात सुनो, क्या चल रहा है यहां पर, एकदम तसल्ली से बात सुनना। इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रेफरेंस दिया गया है द कंपनीज एक्ट 1956 का। चलो, आफ्टर द इनैक्टमेंट ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अब 1956 की जगह 2013 आ गया। सेक्शन 25 जो था वो रिप्लेस हो गया सेक्शन नंबर 8 से। ठीक है, हाउएवर द इनकम टैक्स 1961 के अंदर अभी भी जो रेफरेंस है वो पुराना ही चलता आ रहा है। इन दिस सिचुएशन, हाउ शुड द रेफरेंस ऑफ सेक्शन 25
of Income Tax Act 1961 be construed after Companies Act 2013. It is a very simple case. जहां पर हम लोगों ने क्या पढ़ा है, जल्दी बताओ। हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 8, सॉरी हमने पढ़ा है सेक्शन नंबर 8। मुझे एक बात बताओ, सेक्शन नंबर 8 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट ने क्या बताया हम लोगों को? उसने ये बताया है कि अगर किसी एक्ट के अंदर, यानी कि जैसे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर रेफरेंस दिया गया है एक ऐसे एक्ट का 1956 का जो अब रिपील हो चुका है और री इनैक्ट हुआ है, कैसे? इनैक्टेड एज 2013 कंपनीज एक्ट। तो जहां जहां रेफरेंस में ओल्ड एक्ट का नाम आ रहा है उन सब को रीड किया जाएगा एज द इनैक्टेड एक्ट के हिसाब से। आ जाओ मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमने ऑलरेडी देख रखा है। ये देखो आप, ये देखो, हमने 2 केसेस देखे। अमेंडमेंट लाने वाला एक्ट खुद ही निपट गया याद आ रहा है? 6A और 8 को हम लोग साथ में पढ़ते हैं बच्चा, 6A और 8 को हम लोग साथ में पढ़ते हैं। एक ऐसा एक्ट जो कि अमेंडमेंट लाया था, अब वो खुद ही चले गया, अमेंडिंग एक्ट ही रिपील हो गया है, तो क्या अमेंडमेंट पे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और कोई रेफरेंसेज हैं, करेक्ट है, और जो रेफरेंस है वो किसी रिपील्ड एक्ट के, यानी कि 1956 वाले के हैं, तो डिपेंड करता है क्या री इनैक्टमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है। तो हमारे वाले केस में यस 2013 वाला बन के आ चुका है। अगर री इनैक्ट हो चुका है तो हम सेक्शन नंबर 8 के पास में आ चुके हैं। तो फिर जितने भी रेफरेंसेस है, अमेंडमेंट्स है, विल बी एज पर द री इनैक्टेड एक्ट, यानी कि सेक्शन 25 जहां जहां लिखा गया है उसको सेक्शन नंबर 8 जैसे पढ़ा जाएगा। एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, ओके। इसके लिए ना मुझे आपको, आई थिंक आई शुड ना रीड द आंसर टू यू। चलो एक बार देखते हैं अपन सजेस्टेड आंसर में इन लोगों ने कैसे दिया है। लेट्स सी, 18 है ना शायद, हाँ ये देखो, देखो देखना मेरे साथ में। सेक्शन 8 ऑफ TGCA बराबर है, रिपील्स और री इनैक्ट्स एनी प्रोविजन ऑफ अ फॉर्मर इनैक्टमेंट, यानी कि पुराना इनैक्टमेंट जिसके रेफरेंसेस अदर इनैक्टमेंट में दिए गए हैं, अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन अपीयर्स, बी कंस्ट्रूड, यानी कि उसका मीनिंग निकाला जाएगा एज रेफरेंसेस सो री इनैक्टेड। अपन यहां पर लिख देते हैं री इनैक्टेड 2013 है, सिंपल सी बात है। ठीक है, आपको केस लॉ याद आए तो लिखना, नहीं आए तो आप छोड़ देना। तो इस वाले केस के अंदर क्या होगा, जो सेक्शन 25 है वो रिपील हो चुका है और री इनैक्ट हो चुका है सेक्शन नंबर 8 के ऊपर। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंदर हम लोग सेक्शन नंबर 25 को सेक्शन नंबर 8 जनरल क्लॉजेस एक्ट की वजह से हम उसको सेक्शन नंबर 8 रीड करेंगे एज 2013 का। बस सिंपल सी बात है, हमने जैसा डिस्कशन किया है वैसी ही बात यहां पर लिखी गई है। चलो आगे देखते हैं बच्चा, सेक्शन नंबर 19 हमारे पास में है। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19 इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का है। एसोसिएट वर्ड्स टू बी अंडरस्टूड इन कॉमन सेंस मैनर, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स का मैं डायरेक्टली आप लोगों के लिए मेरी 3 स्टार शीट लाया हूं कि एसोसिएटेड वर्ड्स जो भी होते हैं बेटा उनको आपको कॉमन सेंस मैनर में ही आपको पढ़ना चाहिए। यहां पर आपको बेटा नॉस्केटर एस सॉसिस आपको लिख के आना पड़ेगा। ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा दैट अ वर्ड इज जज्ड बाय द कंपनी इट कीप्स। ये इसका कीवर्ड है बेटा, ये लर्न करना पड़ेगा, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। मैंने आपको बता रखा है कि जब 2 वर्ड्स और एक्सप्रेशन एक साथ कपल्ड किए जाते हैं, ठीक है, वन ऑफ विच जनरली एक्सक्लूड्स द अदर, ऑब्वियसली द मोर जनरल टर्म इज यूज्ड इन अ मीनिंग एक्सक्लूडिंग द स्पेसिफिक वन। जो ज्यादा जनरल है उसको यहां पर अप्लाई किया जाता है, करेक्ट है। When 2 or more words which are capable of analogous, यानी कि सिमिलर या पैरेलल मीनिंग को लेके, they are understood in their cognate sense। cognate मतलब एक दूसरे से वो कलर लेते हैं, खरबूजे को देख के खरबूजा ही कलर बदलता है, वो वाली बात है। ठीक है, so they will take their color from each other। the more general is restricted to a sense analogous to the less general। ठीक है, तो यही बात आपको यहां पर लिख के आनी है, सिंपल है। एक बार इसको लर्न कर लेना, हमारे जो कीवर्ड्स है आपको पता है, उसके साथ में आंसर आप फ्रेम कर लीजिएगा। ठीक है, आ जाओ, आखिरी क्वेश्चन है डिस्क्रिप्टिव का, इसके बाद में हम एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, फेमा, चलो भैया फेमा का क्वेश्चन देखते हैं। स्टारटेक प्राइवेट लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है। भैया देखो फेमा के लिए बहुत जरूरी है ये सारी चीजें देखना, इंडियन कंपनी हाईलाइट कर लेना।
is planning to remit USD 12 million to a consultancy firm based in Germany for advisory services related to a new highway infrastructure project in India. एक इंडियन कंपनी जर्मनी वाली कंपनी को $12 मिलियन भेज रही है. The company is also engaged in another foreign consultancy for a software upgrade on a different project and wants to remit USD 9 lakhs. और एक दूसरे प्रोजेक्ट पे वो इन्वॉल्व है ऑलरेडी, उसको रेमिट करना है 9 लाख USD फॉर दैट सर्विस. बोथ पेमेंट्स आर टू बी मेड फ्रॉम इंडिया. दोनों के दोनों पेमेंट्स इंडिया से जाएंगे. विद रेफरेंस टू फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट डिटरमाइन वेदर स्टारटेक कैन फ्रीली रेमिट दीज अमाउंट्स और इफ एनी अप्रूवल इज रिक्वायर्ड फॉर सच ट्रांजेक्शंस और नॉट. अब मेरी बात सुनो, आप लोगों को जब भी फैमा के ऊपर क्वेश्चन आता है, ठीक है, देखो शेड्यूल नंबर 3 तक आप पहुंचोगे वो तो बात की बात है बेटा, है ना. आपको पहले देखना है कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आएगा, शेड्यूल 3 में जाओगे, लिमिट्स वगैरह चेक करोगे, ये सब चीजें आप लोगों को चेक करनी है. ठीक है, चलिए इसको देखते हैं वन बाय वन. हम देखते हैं आंसर तक पहुंचना कैसे है. सो अब देखो, सबसे पहले आपको देखना है, मैं जो चीज आपको हमेशा नोट करवाता हूं वो आपको क्या नोट करना है बेटा. सबसे पहले क्या ये इंडिविजुअल है कि अदर देन इंडिविजुअल है. देखो बच्चा, ये अदर देन इंडिविजुअल है. अदर देन इंडिविजुअल की लिमिट हम लोगों के पास में अलग से दे रखी है. आओ मैं आपको दिखाता हूं. ये रहा, देखो शेड्यूल नंबर 3 रूल नंबर 5 है. ठीक है, ये आपको देखना है फैसिलिटीज फॉर इंडिविजुअल्स. नहीं, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे हैं. यहां पर तो बेटा LRS स्कीम के हिसाब से 2.5 लाख वाला वो पूरा चलता है सिस्टम. ये मैंने यहां पर लिख रखा है, आपको रिवाइज करना है तो आप कर सकते हो. हम बात कर रहे हैं RBI की परमिशन लेनी पड़ेगी अदर देन इंडिविजुअल्स में. अगर आप इन लिमिट के ऊपर जाते हो तो एक तो डोनेशन वाला कैटेगरी है, एक एजेंट वाला कैटेगरी है और एक आपका कंसल्टेंसी सर्विसेज वाला कैटेगरी है. हम लोग यहां पर है बेटा, क्वेश्चन इसके ऊपर बना हुआ है. कंसल्टेंसी सर्विसेज अगर आप दे रहे हो तो देखो, आपका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है तो आप 1 करोड़ USD तक आप कर सकते हो. उसके बियॉन्ड आपको RBI की परमिशन लेनी पड़ेगी. और कोई दूसरी कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए आपको, हाँ, आपको 10 लाख USD तक पर प्रोजेक्ट है, पर प्रोजेक्ट. आओ अपने क्वेश्चन में देखते हैं कितना है. देखो अपने क्वेश्चन में ये क्या कर रहे हैं, 12 मिलियन है. अरे बच्चा 12 मिलियन USD है. हाँ, और किसके लिए बेटा, हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है. तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गया. मैं कहां तक कर सकता हूं, 12 मिलियन मैं नहीं कर सकता, मैं 10 मिलियन तक कर सकता हूं. 10 मिलियन मतलब 1 करोड़, करेक्ट है. सो 10 मिलियन तक तो अलाउड है बच्चा. ठीक है, इसके बियॉन्ड जा रहा हूं मैं, तो इस वाले प्रोजेक्ट के लिए तो मुझे RBI की परमिशन लगेगी, मुझे RBI की परमिशन लगेगी. अब अदर सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट के लिए, अदर कंसल्टेंसी सर्विसेज के लिए कितना लिमिट है बेटा, 10 लाख USD. 10 लाख USD मतलब 1 मिलियन हो गया, करेक्ट है. कितना हो रहा है, ये 9 लाख पे बेटा. ये तो विद इन द लिमिट्स है, दिस इज विद इन द लिमिट्स. इसके लिए मुझे RBI की परमिशन की जरूरत नहीं है, मैं फ्रीली कर सकते हो. तो मुझे यहां पर क्या लिखना है, शेड्यूल 3 मेंशन करके आना है ना. करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आपको लिख के आना है. ठीक है, चलो तो ये आपका खत्म होता है. अब हमको जाना है कहां पर बेटा, अब हमको जाना है MCQs. स्टार्ट करते हैं फटाफट. MCQs तो ज्यादा देर नहीं लगेगी. 2 केस स्टडी, 2 केस सिनेरियो से दोनों को रीड करते हैं. 9-10 MCQ है, उनको खत्म करते हैं. चलिए, आपका पहला जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के लिए केस सिनेरियो है बेटा, ये मैं देख रहा था, ये आपका मोस्टली ना डिविडेंड के ऊपर आया है. ठीक है, तो अपन फटाफट जो मेजर चीज़ें जो हमको हाईलाइट करनी है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ताकि हमको MCQs इनके साथ में करने में दिक्कत नहीं होगी. ठीक है, कंपनी का नाम ये है, इनकॉर्पोरेट हुई है, लिस्टेड एंटिटी है, ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल हमारे पास में 100 करोड़ है, हमारे पास में पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ रुपए की है, हमारे पास में 15 तारीख को मई 2024 को, आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर बट बिफोर द AGM द बोर्ड डिक्लेयर इंटरिम डिविडेंड. चलो ये हमारे पास में एक इंफॉर्मेशन है कि ऑन 15th ऑफ मई, अपन लिख लेते हैं 15th ऑफ मई 2024 को इंटरिम डिविडेंड दिया गया है 10%. ठीक है, आफ्टर द क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23-24, मतलब अगर आपका ये फाइनेंशियल ईयर है, ठीक है, 23-24, तो ये आपका क्लोज हुआ है. ठीक है, और AGM आपकी होती उसके पहले आपने यहां पर इंटरिम डिविडेंड दे दिया है. चलो 5 जुलाई को
हाँ भैया, 5 जुलाई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने अप्रूव किया है क्या, फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड रिकमेंडेड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ 15% इंक्लूडिंग द इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर एंड पेड अर्लियर। अब देखो इन्होंने क्या किया है, 5 जुलाई को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने फाइनेंशियल यानी कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, हाँ, उनको अप्रूव करते ही रिकमेंड कर दिया है फाइनल डिविडेंड 15% का, रिकमेंड ही किया है। लेटर ऑन जनरल मीटिंग में जो कि 31 अगस्त को हुई है, इन द मीटिंग अ हॉट डिस्कशन अपहेल्ड, शेयर होल्डर्स आर्ग्यूड एंड डिमांडेड 10% और मोर डिविडेंड अदर देन 10% इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर्ड अर्लियर। पहली बात, क्या मेंबर्स कभी भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जितना डिक्लेयर करा है उनके रिकमेंडेशन से ज्यादा नहीं जा सकते, ज्यादा नहीं जा सकते, यह बात हमको ऑलरेडी पता है, करेक्ट है, ठीक है। बट द कंपनी सेक्रेटरी एम्फेथेटिकली asserted that final dividend cannot exceed what board of directors have recommended। बहुत बढ़िया, कंपनी सेक्रेटरी अच्छा काम कर रहा है, बट कुछ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स हैं, वो उठ के चले गए, प्रोटेस्ट करने लग गए, मोर्चा करने लग गए। However, the resolution pertaining to the declaration of dividend was passed and approved unanimously 100% by the rest of the shareholders, completing the required quorum। जितना quorum चाहिए उसके हिसाब से इन्होंने कर दिया। अच्छा, अब डिविडेंड वॉज पेड टू द शेयर होल्डर्स बट सम ऑफ देम कुड नॉट बी पेड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड लिमिट। कुछ लोगों को हम डिविडेंड नहीं दे पाए, अनपेड रह गया। कंपनी ने वो जो अनपेड डिविडेंड है वो सेपरेट बैंक अकाउंट में 7 अक्टूबर को डाला है। भैया अच्छी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, अनपेड डिविडेंड अकाउंट में पैसा गया है 7 अक्टूबर 2024। द डिविडेंड वॉज नॉट पेड टू सम ऑफ द शेयर होल्डर्स इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम 2016 से 2017, 2022 से 2023 एज दे हैव नॉट क्लेम्ड इट। उन्होंने ये भी बताया है कि भैया 2016-17 से लेकर 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 पिछले 6 सालों का भी कुछ पैसा है जो शेयर होल्डर्स ने क्लेम नहीं किया है। ओके, अश्विन एक पुराना शेयर होल्डर है, अश्विन एक पुराना शेयर होल्डर है जिसके पास में 5000 शेयर्स है। लेटर visited the company's website and discovered that company has declared for each financial year from 2016 से 17 से लेकर 2023-24 तक, but the amount had not been paid to him since 2016-17। उसके पास में 2016-17 से पैसा डिविडेंड का उसको मिला ही नहीं है। गिनना 16-17, 17-18, 18-19, 19-20, 20-21, 21-22, 22-23 और 23-24, 8 साल की बात चल रही है। 8 साल से उसने पैसा नहीं लिया है, 7 ईयर से तो ज़्यादा हो ही गए। आईपीएफ में पैसा चले गया होगा, कंसेक्यूटिव ईयर्स है। बिकॉज द कंपनी डिड नॉट पजेस हिज अपडेटेड एड्रेस एंड बैंक अकाउंट डिटेल्स। कुछ भी रीजन की वजह से नहीं होता है तो पहले यूडीए में जाता है, फिर आईपीएफ में चले जाता है। अपॉन अप्रोचिंग द कंपनी एंड सबमिटिंग नेसेसरी एविडेंस हिज क्लेम वॉज वेरीफाइड। आपको पता है आप आईपीएफ से भी पैसा ले सकते हो, आप यूडीए से भी ले सकते हो। The company thereafter paid to Ashwin the dividend amount remaining unpaid for the financial year 17-18 से 23-24। भैया 17-18 से पैसा उसको मिला है। The company also informed him that the dividend pertaining to the financial 16-17 had already been transferred to IPF. Consequently, the said amount was no longer recoverable from the company. Aggrieved by this, Ashwin threatened to initiate legal actions। कंपनी का कहना है देखो भैया हम 23-24 में खड़े हुए हैं, 7 सालों के अंदर अंदर का पैसा तो हमारे पास में यूडीए में रहेगा, बराबर है, बट 7 साल से अगर ऊपर चले जाता है ना, तो हमको आईपीएफ में डालना पड़ता है। तो अब 1 साल का पैसा आईपीएफ के अंदर पड़ा हुआ है, बाकी हम दे सकते हैं। बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट सिनेरियो चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। चल पहला क्वेश्चन, सिंस द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इंटरिम डिविडेंड बिफोर द अप्रूवल ऑफ द फाइनेंशियल बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर, वेदर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन डिक्लेयर फाइनल डिविडेंड विदाउट द अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर्स। अरे यार बोलो ना यार, क्या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टली फाइनल डिविडेंड दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंड करते हैं, आओ देखो मैंने कुछ लाया हूं क्या तुम लोगों के लिए, ये देखो। अपन हमेशा तो बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमेशा प्रपोज करते हैं, हटा देता हूं आप लोग को दिखेगा नहीं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रपोज करते हैं और एजीएम के अंदर शेयर होल्डर्स उसको अप्रूव करते हैं ओआर पास करके। हाँ देखो भैया क्या आंसर हो सकता है इसका, कम ऑन एवरीवन। हाँ जरा देखना इसको। Whether the interim dividend has been declared by the company, when the interim dividend has declared by the board of directors, later on final dividend cannot be declared by board of directors. है when the interim dividend has been declared by the board of directors,
लेटर ऑन द फाइनल डिविडेंड कैन नॉट बी डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड। ये क्या बात हुई, कुछ भी ऐसा कोई रूल नहीं है। इसको हटा, चल निकल यहाँ से, रुक जा, इसको हटा यहाँ से। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन रिकमेंड फाइनल डिविडेंड बट अप्रूवल ऑफ द शेयर होल्डर इज मैंडेटरी। मेरे ख्याल से ये आंसर होना चाहिए। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कैन डिक्लेयर इंटरिम एंड रिकमेंड फाइनल डिविडेंड बिफोर होल्डिंग, नॉट रिक्वायर्ड, कुछ भी। वंस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मे बी डिक्लेयर बट द फाइनल डिसीजन विल बी ऑफ द शेयर होल्डर्स। नहीं नहीं, वो नहीं कर सकते भैया। आपका आंसर है बी, आपको फाइनल डिविडेंड का परमिशन लेना ही पड़ेगा, अप्रूवल लेना पड़ेगा। चलो, वंस द रेट ऑफ डिविडेंड हैज बीन रिकमेंडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इट कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, सही बात है। सम ऑफ द शेयर होल्डर्स वॉकड आउट ऑन दिस ग्राउंड, सही बात है। व्हाट प्रोसीजर इज करेक्ट, बताओ। डिसरिगार्डिंग द बॉयकॉट ऑफ सम ऑफ द शेयर होल्डर्स इफ द कोरम इज प्रेजेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ जनरल। अरे यार देखो ना, कोरम इज प्रेजेंट और हमारा रिजोल्यूशन पास हो गया। अगर ओआर पास करवाने का बोल रहे हैं हम, तो यार हमें तो मेजॉरिटी ऑफ वोट चाहिए ना यार। हाँ, हमको क्या करना, कुछ ना कुछ डिसेंटिंग शेयर होल्डर्स अगर चले गए होंगे तो। देखो अभी तक तो ये सही लग रहा है, देखते हैं आगे। द शेयर होल्डर हु अटेंडेड द मीटिंग बट डू नॉट कन्फर्म द कोरम में ऑल्सो अप्रूव, नहीं वो नहीं कर सकते। प्रेजेंट एंड वोटिंग, क्लियर है। इफ द फाइनल डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इट नीड नॉट बी अप्रूव्ड, कुछ भी। द रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी रिलेटिंग टू द रेट ऑफ डिविडेंड शैल स्टैंड्स विथड्रॉन, नो ऐसा नहीं होता है। आपका आंसर होगा फर्स्ट वाला, सिंपल है। ठीक है, आप तो ओआर पास करो, ओवरऑल ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास करो, आपका काम हो जाएगा। चलो, व्हेन शुड द अनपेड डिविडेंड नॉट क्लेम्ड बाय द शेयर होल्डर्स बी ट्रांसफर्ड टू अ सेपरेट बैंक अकाउंट एज पर द अबव केस स्टडी। अपन तो देख लेते हैं अपना टाइमलाइन क्या है। चलो, अपने टाइमलाइन के हिसाब से जो अनपेड डिविडेंड अकाउंट के अंदर पैसा आना चाहिए वो 7 दिनों के अंदर आना चाहिए। कब से 7 दिन होना चाहिए बेटा, जब से पेमेंट ड्यू है तब से। पेमेंट कब से ड्यू होता है, हमें पेमेंट कब से करना पड़ता है, 30 दिनों के अंदर अंदर करना पड़ता है। डिक्लेरेशन जब से हुआ है तब से 30 दिन हम लोग यहां पर सिंपल तरीके से काउंट करते हैं, करेक्ट है। तो आओ चलो देखते हैं अपन यहां पर हमारे पास में क्या क्या इंफॉर्मेशन है। आओ ऊपर क्वेश्चन की तरफ आते हैं अपन, इसलिए अपन ने चीजें लिखी थी बेटा। बताओ भैया बोर्ड ऑफ मीटिंग कब हुई है, सॉरी एजीएम हमारे कब हुई है। एजीएम हमारी हुई है वॉज कन्वेंड ऑन 31 अगस्त 2024। 31 अगस्त 2024 को हुई है। तो हमारे पास में 30 दिनों का टाइम हमारे पास में रहेगा, करेक्ट है। तो अगस्त से सितंबर हो गया, करेक्ट है। चलो आओ हमारे पास में क्या क्या ऑप्शन है, इधर आ जाओ। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है अपन देख लेते हैं। 30 अगस्त को मीटिंग हुई है, करेक्ट है। तो आपको 30 डेज के अंदर अंदर पेमेंट करना पड़ेगा, करेक्ट है। और उसके 7 दिनों के अंदर अंदर आप लोगों को अगर अनपेड रह जाता है तो आपको डालना पड़ेगा, करेक्ट है। चलो तो मेरी बात सुनो, तो ये 30 अक्टूबर से 30 सितंबर पकड़ लो और 7 दिन पकड़ लो 7 अक्टूबर। मेरे ख्याल से ये अपन ढूंढ लेते हैं कहां पर है। ये वाला तो नहीं है, 31 अगस्त नहीं है, 30 सितंबर नहीं है, ये रहा विद इन 7 डेज फ्रॉम द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज। ये आपका आंसर होगा, ठीक है। द अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड वॉज ट्रांसफर टू अ सेपरेट बैंक अकाउंट ऑन 10th जनवरी। ओके विच इज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब। भैया 7 अक्टूबर को करना था, 7 अक्टूबर को करना था, इन्होंने करा है 10 जनवरी को ऑब्वियसली विच वॉज 7th जनवरी, करेक्ट है। हाँ, वॉट विल बी द इंटरेस्ट लाइबिलिटी विच इज टू बी पेड फॉर दिस डिले। अरे यार सिंपल सी बात है ना, ये देखो ना यार क्या लिखा, द अमाउंट ऑफ अनपेड डिविडेंड वॉज ट्रांसफर टू अ सेपरेट बैंक अकाउंट 10 जनवरी विच इज बियॉन्ड द प्रिस्क्राइब पीरियड वाइल द लेटेस्ट डेट टू डिपॉजिट इन अ सेपरेट बैंक अकाउंट वॉज 7th जनवरी 2025। अब मुझे एक बात बताओ, इसके ऊपर कितना परसेंटेज लगेगा। यहां पर आ जाओ, हम लोगों को अच्छे से पता है ये 12% वाला रूल है। अगर आप नहीं करते हो तो 12% आपको अनपेड करना पड़ता है, इसीलिए आपका जो यहां पर आंसर है वो 12% है। कुछ भी सोचना मत, इधर उधर मत देखना, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। When the company shall transfer the remaining unpaid or unclaimed dividend to IEPF after the expiry of unpaid dividend for the financial year 17-18, 16-17, 18-19 या फिर 19-20। देखो मेरी बात सुनो, अगर आप 2023-24 से पीछे जाओगे तो आपके 7 साल खत्म हो रहे 17-18, मतलब कि आपको जैसे 16-17 आपका एक्सपायर होगा उसके बाद का जितना भी अमाउंट है आप IEPF के अंदर डाल सकते हो 7 ईयर्स, ठीक है, करेक्ट है। चलो आगे चलते हैं। Ashwin, a shareholder holding 5,000 shares, discovered that
द डिविडेंड फॉर फाइनेंशियल ईयर 16-17 हैज बीन ट्रांसफर्ड टू आईपीएफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? अश्विन कैन क्लेम ऑल द अनपेड डिविडेंड फ्रॉम द कंपनी इंक्लूडिंग 16-17, नहीं, कंपनी के पास में है ही नहीं, तो आपका ए तो नहीं हो सकता। अश्विन कैन फाइल अ सूट टू रिकवर, नहीं बेटा, आपको ऐसे दे देंगे, सूट की जरूरत ही नहीं है। अश्विन कैन नॉट क्लेम, नहीं भैया, देखो एलिमिनेशन से ही मेरा आंसर बी आ रहा है, पर बी को अपन पढ़ लेते हैं, है ना, बी को अपन पढ़ लेते हैं। अश्विन कैन नॉट क्लेम डिविडेंड फॉर 16-17 फ्रॉम द कंपनी बिकॉज इट हैज बीन ट्रांसफर टू आईपीएफ, सही बात है, आईपीएफ के पास में जा चुका है, बट ही कैन क्लेम द रिमेनिंग डिविडेंड। हाँ, 17-18 से 23-24 आपको मिल जाएगा, जो 16-17 का है वो आपको आईपीएफ को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, आईपीएफ फॉर्म नंबर 1 के अंदर आपको देनी पड़ेगी, आपको वहां से मिल जाएगा, ये आपका आंसर होगा। चलो, ये आपकी पहली केस स्टडी बेटा यहां पर समाप्त होती है, केस सिनेरियो। अब अपन देखते हैं केस सिनेरियो नंबर 2। चलिए भैया देखते हैं केस सिनेरियो नंबर 2, आ जाओ। वेदिका फैशन लिमिटेड लिस्टेड पब्लिक कंपनी है, शेयर कैपिटल 10 करोड़ रुपए की है, 100 रुपए का एक इक्विटी शेयर है, रजिस्टर्स, अच्छा बेटा, रजिस्टर की बात आ रही है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स मेंटेन करते हैं, सेपरेट ईच क्लास ऑफ इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स अलग अलग दिखाते हैं इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, और डिबेंचर होल्डर्स का रजिस्टर मेंटेन करते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस जो है वो बेंगलुरु के अंदर है, कॉर्पोरेट ऑफिस जो है वो हैदराबाद के अंदर है। अराउंड 17% ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स एंड 10% ऑफ प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स रिसाइड इन इंदौर मध्य प्रदेश। भैया 17% इक्विटी शेयर जो है करेक्ट है वो, और साथ में 10% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स दे रिसाइड इन इंदौर। आप बात समझो बेटा क्या चल रही है यहां पर। हाँ, आउट ऑफ दीज 9% equity shareholders and 5% preferential shareholders jointly made a written application to the company requesting that register of members का जो members का जो register है उसको आप इंदौर के ऑफिस में शिफ्ट करो। The company refused the request. That register can only be maintained at registered office. Meanwhile, अब देखो ये तो पहला केस हो गया, करेक्ट है, मेरे ख्याल से हाँ इन्होंने ऐसे ही बंटवारा कर रखा होगा। Meanwhile, मिस्टर रोहन इक्विटी शेयर होल्डर है, उसने सोचा कि मेरे सारे शेयर्स जो है वो मैं बेच देता हूं क्योंकि मैं अब्रॉड जा रहा हूं। उसने अपने शेयर्स मिस्टर राज को बेच दिए 7 मई को, वो इंडिया छोड़कर चले गया, सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर लिया। राज को पता चला कि अभी तक रजिस्टर में उसका नाम एंटर नहीं हुआ है। कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होने वाली है 25 मई को। उसने कंपनी को ईमेल भेजा कि मेरा रजिस्टर में नाम डालिए, बंदे ने मुझे बेच दिया है। रिसीविंग नो रिस्पॉन्स, मिस्टर राज डायरेक्टली चले गए ट्रिब्यूनल के पास में। ट्रिब्यूनल ने ऑर्डर दे दिया 20 मई को, कंपनी को डायरेक्ट करा कि राज का नाम डालो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर। एट द एजीएम कंपनी ने 10% का डिविडेंड डिक्लेयर करा। मिस्टर क्रिश जो 1000 इक्विटी शेयर होल्ड करता है, जॉइंटली 2 साल पहले लिए थे मिस्टर अरमान के साथ में, हु इज ऑल्सो शेयर होल्डर होल्डिंग 1000 शेयर्स। Mr. Krish is still liable to pay the final call 20 rupees per share. Mr. Krish ने अभी तक 20 रुपए फाइनल कॉल पे जो कंपनी ने मांगे वो उसने नहीं दिए। After the AGM, as required under Companies Act, a report on the AGM proceedings confirming that the meeting was duly convened, held and conducted as per the Act, rules made thereunder was to be filed with the registrar in MGT 15 along with the prescribed fees. बेस्ड ऑन दी फैक्ट्स अबव आप बताइए क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। पहली बात, ट्रिब्यूनल पास्ड एन ऑर्डर डेटेड 20 मई, करेक्ट है, ये वो वाला केस है मिस्टर राज वाला। मुझे एक बात बताओ, सेक्शन नंबर 88 से शुरुआत करी थी मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन चैप्टर के अंदर, करेक्ट है, रजिस्टर ऑफ मेंबर्स के अंदर एंट्री लग जानी चाहिए। अगर आपको याद हो तो 7 डेज के अंदर अंदर कुछ भी हुआ हो, ट्रांसफर हुआ, ट्रांसमिशन हुआ, ऑर्डर आया हो, कुछ भी हो, 7 दिन के अंदर अंदर कंपनी को एंट्री करनी पड़ती है। अगर 20 मई को लेटेस्ट डेट बताना है हमको, तो 20 मई को अगर ट्रिब्यूनल का ऑर्डर आया है तो एक सिंपल सी बात है, कंपनी को कब तक लेटेस्ट एंट्री कर देनी चाहिए? द आंसर इज 27 मई, 7 दिनों के अंदर कर देनी चाहिए, आपको इसमें कुछ सोचने की बात भी नहीं है। अब सपोज द चेयरमैन ऑफ द कंपनी वेंट अब्रॉड फॉर 2 डेज। देखो ये बातें ऐसी होती है, ऊपर इंफॉर्मेशन क्या दी जा रही है, नीचे क्या पूछा जा रहा है, इसलिए आपको हमेशा चौक करना रहना बेटा केस सिनेरियोस के अंदर। हाँ, चेयरमैन बाहर चले गया अब्रॉड 2 डेज आफ्टर द एजीएम, एजीएम के 2 दिन के बाद में, तो वो अवेलेबल नहीं है अगले 31 दिनों के लिए। इस पीरियड में एजीएम रिपोर्ट जो है वो साइंड की गई 2 डायरेक्टर्स के थ्रू,
जिसमें से एक डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर है। आप बताओ क्या रिपोर्ट की साइनिंग बराबर हुई कि नहीं हुई, मुझे एक बात बताओ। हाँ, ये तो हो गया आपका 7 डेज वाला, मैंने हाईलाइट कर रखा है आप लोगों के लिए, हटा देता हूं, दिखेगा नहीं बेटा। टाइम पीरियड 7 डेज में अप्रूवल होना चाहिए, करेक्ट है। हाँ, ये देखो, ये सेक्शन 121 के ऊपर बेटा आप लोगों के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। जो MGT 15 बोल रखा है ना, 15 MGT 15 के अंदर क्या जाती है, रिपोर्ट ऑन AGM जाती है। और AGM की जो रिपोर्ट है वो ROC को 30 दिन के अंदर देनी पड़ती है। और ऑब्वियसली जो AGM की रिपोर्ट है उस पर सिग्नेचर होना चाहिए। अब वो भाई साहब जो चेयरमैन है वो तो बाहर उड़ गए मतलब बाहर विदेश चले गए बेटा, तो अब कौन साइन करेगा। देखो, या तो चेयरमैन करता है, अगर चेयरमैन नहीं है तो जो हमारा वाला केस है, अगर चेयरमैन नहीं है तो 2 डायरेक्टर्स करते हैं, 2 में से एक MD होना चाहिए, और कंपनी सेक्रेटरी है तो वो भी सिग्नेचर करेगा, करेक्ट है। अब देखो क्या ये सही है, मेरे ख्याल से सही तो नहीं है, तो आपका आंसर ये और ये तो नहीं हो सकता। अब नो वाले दोनों आंसर देख लेते हैं अपन। हाँ, नो द साइनिंग इज नॉट इन ऑर्डर एज ओनली द चेयरमैन इज ऑथराइज। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ चेयरमैन ही ऑथराइज्ड है, बाकी भी ऑप्शन है। तो एलिमिनेशन से तो हमारा आंसर डी ही आ रहा है, पढ़ लेते हैं। नो द साइनिंग इज नॉट इन ऑर्डर since the absence of chairman, report shall be signed by 2 directors, one of whom should be the MD, and if there is one and the company secretary of the company, वो भी साइन करेगा, इसलिए आपका आंसर है डी। According to the provision of the Companies Act, by what date should the company submit AGM report to the registrar? भैया सिंपल सी बात है, 30 दिनों के अंदर अंदर आपके पास में चली जानी चाहिए, करेक्ट है। तो आपकी मीटिंग की डेट क्या है बताओ ना। पास्ड एंड ऑर्डर, राज, AGM, अरे भाई मीटिंग की डेट क्या है, आ जाओ ऊपर, आ जाओ ऊपर, आ जाओ। 25 में, 25 में, करेक्ट है। तो हमारे पास में 25 में, तो 24 जून, 24 जून हो जाना चाहिए, है ऑप्शन में है, चलो 24 जून, करेक्ट है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है भैया। नॉट शब्द को अच्छे से देख लेना प्लीज भाइयों, हाँ गलती मत करना। इन केस ऑफ शेयर्स द रेट ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन के ऊपर है, अंडर राइटिंग कमीशन के ऊपर बच्चा, देखो सारे पॉइंट्स। इन केस ऑफ शेयर्स, शेयर्स और डिवेंचर्स के केस में अंडर राइटिंग कमीशन अलग अलग होता है, अगर आपको याद आ रहा हो 5% और 2.5%, बट मैक्सिमम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन जितना बोले उतना, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ऊपर नहीं जा सकते। In case of shares, underwriting commission is to be paid shall not exceed 5% of the issue price of the shares. ये तो सही बात है, ये गलत नहीं है। Underwriting commission should not be more than rate specified in article of association. यार ये बात भी सही है, ये भी गलत नहीं है। In case of debentures, underwriting commission shall not exceed गलत बात, ये वाला आंसर होगा आपका। 2.5% नहीं हो सकता ना भैया, 2.5% ये नहीं हो सकता। अमाउंट ऑफ कमीशन मे बी पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी, ये बात भी सही है। हमारा आंसर है बेटा ये गलत है, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ठीक है। चल ये हो गया, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी हो गए, बहुत बढ़िया, और आपके एमसीक्यूज भी हो गए, बहुत बढ़िया। गाइस आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। हम लोगों ने, मैंने कोशिश करी आप लोगों का अच्छा खासा रिविजन भी हो जाए, आप लोग थोड़ा सा अपने लाइक सेल्फ चेक कर पाओ कि हमें कितनी चीज़ें याद आ रही है, नहीं आ रही है। हो सकता है कुछ चीज़ें आपको याद नहीं आई हो बेटा, तो घबराना मत, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ऐसा होता है, रिवीजन करते जाना। अभी और भी सेशंस में लाने वाला हूँ बेटा, आप लोगों के लिए स्पेशल सीरीज़ आ रही है इंटर लेवल पे, जहाँ पर मैं आपका बहुत सारे चैप्टर्स का रिवीजन करवाने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप कमेंट करके नीचे बताइए कौन कौन से चैप्टर्स हैं जिनका आप स्पेसिफिक टर्बो फैशन में सीजे स्टाइल में आप रिवीजन चाहते हैं, और मैं उन चैप्टर्स का रिवीजन आप लोगों के लिए लाऊंगा। साथ में बेटा राइटिंग प्रैक्टिस भी हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं कुछ चैप्टर्स की, और ये जो केस स्टडीज़ केस सिनेरियोज़ हैं इनके भी मैं कुछ सेशन लाने वाला हूँ, ठीक है। तो आप बताइए आपकी कुछ स्पेशल डिमांड हो तो बेटा सर आंखों पर है। एंड बस दैट्स इट। Okay guys, this is CJ signing off for this video. I will see you in the next one. Until then, take care, bye bye, and see you in the classes. Bye guys, thank you so much.